हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक तो खत्म ही कर चुके थे फिलहाल। अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या शुरू करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक आपका बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने हर एक टॉपिक पे उस पर वीडियो बना दिया था, ठीक है। अब हम मैग्नेट शुरू करने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर इस बीच 12th का वीडियो नहीं डल रहा है, कहीं हमारा सिलेबस ना पीछे हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जल्दी ही हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी सारी चीज़ें पढ़ के जल्दी हम इसको ख़त्म करें। थोड़ा स्पीड हम पकड़ेंगे भी, ठीक। तो देर ना करते अपने कॉपी पेन को निकालिए, शुरू हो जाते हैं। आज हम मैग्नेट शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चों, ठीक। अब हम बच्चों एक चीज अगर समझे ध्यान से, देखो सीधी सी बात है भाई, मैग्नेटिक फील्ड आई कैसे, ये सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए भाई। तो देखो, सबसे जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, जब 12th में आते हैं, तो चार्ज को हम रेस्ट कंडीशन में पढ़ते हैं। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, किसी तरीके चार्ज को बैटरी से या भाई एक्सटर्नल सोर्स लगा के चार्ज को मूवमेंट देते हैं। जब चार्ज को मूवमेंट हम दे देते हैं तो हमें करंट पता चल जाती है, और जैसे ही हमें करंट किसी वायर में फ्लो करने लगती है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आना शुरू हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशन किसने किया? सबसे पहले ओर्स्टेड ने किया। कोई सिंपल सा फंडा था भाई। देखो, मैग्नेटिक जो कंपास होता है, ध्यान समझिएगा, अगर हम मैग्नेटिक एक बार मैग्नेट ले लें, ठीक, मान लीजिए नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा ले लें, और इसके बगल में हम जैसे ही कंपास नीडल लेके जाते हैं, मैग्नेटिक कंपास लेके जाते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि कंपास डिफ्लेक्ट करने लगता है। कंपास में डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। तो हम ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई हाँ चलो, बार मैग्नेट था, ठीक है, उसके करीब हम ले गए तो भाई मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसकी वजह से कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दी, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ किया, हमने एक वायर लिया जिसमें हमने भाई किसी एक्सटर्नल सोर्स से करंट फ्लो करा दी। अब हमने सोचा कि यार चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो ओर्स्टेड ने किया था अपने 1820 में किया था फिलहाल, ठीक है। ओर्स्टेड ने बस ये मतलब ये चीज़ पाया था कि भाई एक वायर है, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उन्होंने नहीं दी थी, बायोसेवर्ट ने फिर आए थे, दिए थे उन्होंने। तो चलिए, हमने क्या कहा भाई, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, हमने बार मैग्नेट के बगल में कंपास नीडल रखी तो वो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दिया। वही चीज़ हम जब यहाँ करना शुरू करें तो एक करंट था, करंट कैरिंग वायर था, हमने वहाँ कंपास ले गए तो वहाँ पे भी हमने यही चीज़ देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो सकता है डिफ्लेक्शन हो। तो हम तुरंत ये समझ गए कि हाँ नहीं भाई, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड थी तभी ये डिफ्लेक्ट किया है, और करंट वायर के बगल में ले गए तो भी इसमें डिफ्लेक्शन शो हो गया। तो इसका मतलब है, तो इसका डिफ्लेक्शन तो यार मैग्नेटिक फील्ड से होना है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि करंट के सराउंडिंग में एक रीजन ऐसा बनता है जिसके वजह से कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है। वो रीजन क्या हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये समझे कि एक वायर है जिसके सराउंडिंग में क्या होती है भाई? मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसके वजह से क्या होता है? निडल डिफ्लेक्ट करती है। क्या होता है भाई? हम मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे पता लगाए एक वायर में? भाई चैप्टर का नाम ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाए? हमने वायर में करंट फ्लो कराया, कंपास नीडल ले गए, उसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ, तो हम ये समझ गए कि वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो वर्ड क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक भाई। इतनी चीज हम समझ गए। चलो चलिए अब आगे चलते हैं। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, बायो-सेवर्ट लॉ। एक सेकेंड, माइक का वायर पैर में फिसल फिसल के टूट जाता है, फंस के टूट जाता है। चलो, बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक। इन्होंने इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी थी। चलिए देखते हैं। स्पेलिंग गलत हो गई, बायो-सेवर्ट लॉ। चलो ध्यान से,
बच्चों एक चीज याद आता है तुमको, कूलम्स लॉ याद आ रहा है? कूलम्स लॉ ने पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था कि नहीं बताया था? याद है कि नहीं है? हम पॉइंट चार्ज एज्यूम करते थे भाई, पूरे अगर वायर में अगर चाहिए होता था इनफाइनाइट वायर या जो भी चीज़ें, हम लाइन चार्ज लेते थे तो पॉइंट चार्ज एज्यूम करते थे, फिर इंटीग्रेट करते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो यहाँ पे भी बायो सेवर्ट ने किसके बारे में बताया था, किसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था? तो करंट एलिमेंट के बारे में बताया था, एक छोटे से एलिमेंट के बारे में बताया। ठीक, उस छोटे से एलिमेंट को हम मान लेते हैं डीएल और इस वायर में करंट फ्लो कर रही है, तो इसके पूरे रीजन में क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हम ये मानते हैं कि चलो भाई आर डिस्टेंस पे किसी पी पॉइंट पे हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। ठीक भाई, और हमने ये देखा, ये जो करंट एलिमेंट है, ये जो करंट एलिमेंट बन रहा है और आर के बीच हम ये मान लिए कितना एंगल बन रहा है? थीटा। क्योंकि अगर मान लो जैसे सपोज करो ये वायर दिख रहा है, तो वायर में अगर हम देखेंगे तो ये डीएल एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? तो अब इससे हम आर डिस्टेंस पे जब मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो बच्चों हर जगह अगर मान लो यहाँ देखे कोई दूसरा एंगल, यहाँ देखे कोई दूसरा एंगल, नीचे देखे कोई दूसरा एंगल, तो हर एंगल पे देखो हर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अलग होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एंगल पे भी डिपेंडेंसी आनी ही आनी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? तो सबसे पहला करंट पे। ठीक, दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी? ये जो डीएल लेंथ है, जितना बड़ा लेंथ होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तीसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 1/r²। ठीक है, और एक चौथी चीज होगी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और ये थीटा किसके बीच का एंगल है? ये थीटा किसके बीच का एंगल है? डीएल और आर के बीच का एंगल है। बना लीजिए जरा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगर हमने इन चारों चीजों को एक साथ कर लिया, इन चारों चीजों को अगर हम एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आइडियल साइन थीटा। देखिए आइडियल साइन थीटा ऐसे याद होता है। ठीक, आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। समझ गए? जैसे कूलम में हम लोग नहीं करते थे Q1 Q2 अपॉन r², फिर सबको साथ लेते थे, ऐसा कुछ। हम इसको रब कर दें बच्चों। चलो भाई समझ में आ गया, चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ प्रोपोर्शनल लगा है, प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट आता है जिसको μ0/4π बोलते हैं, और आगे कितना है? आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। जैसे वहाँ 1/4π एप्सिलॉन नॉट आता था कि नहीं आता था, उसी तरीके यहाँ पे μ0 कितना आता है? 4π आता है। ठीक, अब बच्चों यहाँ जो μ0 है, जैसे वहाँ एप्सिलॉन नॉट था, परमिटिविटी था, इसको हम क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी कहते हैं। ये जो μ0 होता है ना, μ0/4π, इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁷। अब बात आती है यूनिट की, तो यूनिट की बात हम अभी करते हैं, यूनिट हम निकालते भी हैं, आपको सिखा भी देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? परमेबिलिटी। ठीक, क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। लिख लीजिएगा। ठीक, इतना लिखिए जरा। अब आते हैं हम इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिए। अभी 10⁻⁻⁷ ही हमने लिख दिया। अब चलो यूनिट के बारे में बात। ठीक, तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड की, पहले तो चले हम यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की देखते हैं ना, तो तभी तो पता चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला, कैपिटल T ऐसे लिखा होता है। ठीक, और भी बहुत सी यूनिट, और भी टर्म्स में आप इसकी यूनिट बना सकते हो। ठीक है, अभी आप जब पढ़ोगे कैरिंग वायर के लिए पढ़ोगे तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड एक और भी निकल सकती, जैसे फोर्स इज इक्वल टू QVB भी होता है। आगे आप मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, एक पढ़ोगे क्या, एक फॉर्मूला आप ये भी देखोगे। तो अगर हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालें,
F अपॉन आई एल हो जाएगा। फोर्स कितना होता है, न्यूटन होता है। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक अपनी यूनिट भी ये भी बनती है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, टेस्ला को ये भी कह सकते हैं, और भी यूनिट बनती है। ठीक है, खैर वो धीरे धीरे आप जान जाओगे, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे आपको सबकी यूनिट पता चलती जाएगी। तो हम इतना जान लें कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो किस में होगी, टेस्ला होती। अब हम आते हैं किसकी यूनिट पता करने, म्यू नॉट की। किसकी यूनिट पता करने आएंगे, म्यू नॉट की। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमको किसकी यूनिट चाहिए, म्यू नॉट की। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कितनी, टेस्ला। ठीक, कांस्टेंट की तो कोई यूनिट ही नहीं होती। ठीक, करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। डीएल की यूनिट क्या हो गई, मीटर। भाई साइन थीटा अगर देखो तो कोई यूनिट नहीं, और आर अगर देखें मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट गया, सबको इधर भेज दो तो एक एम बचेगा, इधर आया और ए नीचे हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं, कोई गलती नहीं है ना भाई। एक एम से एम कट गया, एम ऊपर चला, हाँ ठीक। तो म्यू नॉट की यूनिट आपको पता चल गई कि नहीं पता चल गई। तो म्यू नॉट की यूनिट हमें पता चल गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अगर देखें 10⁻⁻7 टी एम अपॉन ए, चाहे तो हम इस म्यू नॉट की वैल्यू भी देखें तो कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। लिख लीजिएगा जरा। चलो, इतनी चीज समझ गए ना भाई, ठीक है भाई। चलो अब हम इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसका अब हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे, क्योंकि वहां पे एक एंगल आ रहा था कि नहीं आ रहा था। ठीक है भाई, चलो चलो चलो, इसका हम क्या देखेंगे, वेक्टर फॉर्म देखेंगे। देखो कैसे, समझो। वेक्टर फॉर्म से पहले मैं ये आपको बता दूं, एक काम करते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, डायरेक्शन। वेक्टर फॉर्म बाद में देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आता है। या तो बच्चों स्क्रू रूल हम फॉलो करेंगे, या तो अपना हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करेंगे। देखो, जितना बताऊंगा वैसे करोगे, कभी गलत नहीं होगा, ये कन्फर्म है। जैसे सपोज करो एक स्ट्रेट वायर हो, करंट उसमें कितनी फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो सिंपल फंडा ये है कि आप करो क्या, जिधर करंट फ्लो कर रही है, जिधर भी करंट फ्लो कर रही उधर अपना थंब करिए। ठीक है, और ये जो पाम है आपका या कर्ल, जो भी चीज है, पाम भी मैग्नेटिक फील्ड बता देगा, कर्ल भी बता देगा। देखो कैसे हम करें तो आपको आएगा। देखो, जिधर करंट है उधर हमने थंब कर लिया कि नहीं। अब हम अपना हाथ देखिए, मेरा हाथ जो है ये किधर की ओर घूमना चाह रहा है। ठीक, और एक चीज ये भी जान लीजिए साइड में, जैसे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे दिखाते हैं, क्रॉस और डॉट से। जैसे तीर नहीं होती, तीर, एरो, अगर बोर्ड में घुस गई तो पीछे से क्रॉस दिखाई देगा ना, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड है। कैसी है, इनवर्ड। और तीर अगर बोर्ड से निकलती आई दिखेगी तो डॉट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये एक तरीके से क्या है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। ठीक, ये चीज समझ गए कि नहीं, डॉट और क्रॉस का मतलब समझे। ठीक, चलो अब चलिए, अब हमने करंट के वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। तो करंट जिधर उधर थंब किया, किधर मेरा हाथ घूमना चाह रहा है, किधर ये कर्ल जाना चाह रहा है, अंदर की ओर। अंदर की ओर देखो, थंब ऊपर है ना, करंट ये किधर जाना चाह रहा है, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर जाना चाह रहा है, मतलब इनवर्ड कंडीशन हुई। तो इनवर्ड हम कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से। ठीक, अब देखो ऐसे दिखा, ये इनवर्ड। अब हम देखेंगे तो मेरा हाथ ऐसे, अगर इस तरफ हम देखें तो मेरा जो कर्ल है वो बाहर की ओर निकलता है, थंब ऊपर है, देखो बाहर की ओर निकलता आ रहा है। इसका मतलब इधर क्या होगा, डॉट होगा। समझ गए, ये थंब है ऊपर की ओर, ये क्रॉस, और ऐसे देखो तो बाहर निकलता, इधर से घुसते दिखेगी, इधर से निकलते दिखेगी। ठीक ठीक भाई, बना लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मिल गया कि नहीं मिल गया। देखो
ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब इसी वायर को हम करंट रिवर्स कर लेते हैं। करंट क्या कर लेते हैं? रिवर्स कर लेते हैं। जिधर करंट है उधर अपना थंब करो। भाई हमने देखा करंट नीचे, थंब हमने नीचे कर लिया। अब अगर हम देखें हमारा ये जो कर्ल है ये किधर जाना चाह रहा है, हाथ किधर घूमना चाह रहा है, अंदर की ओर जाना चाह रहा है और उधर से निकलेगा। इधर जाना चाह रहा है उधर से निकलेगा, तो इधर जाना चाह रहा है अंदर की ओर तो क्रॉस, और इधर से निकलेगा तो डॉट। हो गया कि नहीं हो गया? तो क्रॉस से डॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मिल गया कि नहीं मिल गया? बना लीजिएगा। ठीक, इतनी चीज सबको क्लियर हो गई? ठीक भाई, थोड़ा डायरेक्शन जान लेना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, सपोज करो हमारा करंट का डायरेक्शन ये है। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये करंट का डायरेक्शन है, अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो देखो, जिधर करंट उधर थंब कर लो। ये थंब दिख रहा है, जिधर करंट उधर हमने थंब कर लिया। इधर अंदर क्रॉस, अब इधर क्रॉस है तो इधर भाई डॉट ही होगी। बन गया ना? अब चलो बताओ किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड? तो देखो किधर होगी भाई, खड़े हो जाए, साला हाथी पैर सब टेढ़ा हो जाएगा ना। तो किधर करंट किधर जा रही है? अब देखो करंट जिधर जा रही है उधर थंब, ऐसे घूमेगा। ठीक, तो इधर जाएगा तो कितना क्रॉस, ऑटोमेटिकली इधर क्या होगा? डॉट। समझ गए ना? और अगर एग्जांपल लेना चाहो, मान लो ये है, अब बताओ किधर होगा? तो जिधर करंट उधर थंब कर लिया। अब देखो दिख रहा है? बस एक पकड़ लो ना, दूसरा तो आ ही जाएगा ना यार। इधर करंट जा रही है और ये देखो अंदर की ओर जा रहा है कि नहीं हाथ? तो अंदर की ओर जा रहा है तो ये क्रॉस हो गया, तो इधर क्या होगा? डॉट होगा। हो गया क्लियर? अगला लिखो, सपोज करो ये है। अब बताओ क्या हो जाएगा? भाई ये थंब है, दिख रहा है, इधर से निकलना है कि नहीं? इधर निकलना है तो ये डॉट हो गया और इधर फिर घुसेगा ही, क्रॉस हो गया। बन गया कि नहीं? बना लो। जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा, आ जाएगा बिल्कुल। तो ये स्ट्रेट वायर के कारण करंट का डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया है। चलो भाई, अब हम सर्कुलर वायर के लिए देखते हैं। किसके लिए देखेंगे? सर्कुलर वायर के लिए। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। मान लो एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है कुछ ऐसा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। ये सर्कुलर वायर है। ठीक, चलिए अब देखो, मेरी बात समझो, सुनो मेरी बात। ये थंब दिख रहा था ना, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था। देखो ये थंब था, ये मैग्नेटिक फील्ड, आपस में दोनों 90 डिग्री। सुनो ध्यान से, ये थंब है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, आपस में दोनों 90 डिग्री। ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखो, अगर हमने इसको करंट माना है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर हम ये सोचें कि यार ऐसा कोई सिचुएशन, मेरा हाथ फिट बैठ ही नहीं रहा, तब क्या करें यार, बहुत दिक्कत आती थी। तो सिंपल से काम क्या करो ना, अभी इसको करंट मान लो तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इसको करंट मान लो तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। है तो 90 डिग्री ना यार। देखो ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इसको अगर करंट मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। फिर से समझो, ये करंट तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब मेरा हाथ फिट नहीं बैठ रहा है, तो अब ये करंट तो ये मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? तो जिसको जो मानना है मान लो, क्योंकि वो 90 डिग्री, आपका हाथ फिक्स बैठना चाहिए, आंसर सही आएगा। चलो अब देखो, अब अगर हम देखें, इसमें देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो अब हम इस कर्ल को करंट का डायरेक्शन मानेंगे, तो ऑटोमेटिकली थंब हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? चलिए, तो कर्ल हम देखें, करंट इधर जा रही, थंब हमारा किधर आ रहा है? नीचे। कर्ल इधर है, थंब हमारा किधर आ रहा है? नीचे। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर होगी? नीचे की ओर होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड हम अगर बनाना चाहें तो किधर की ओर होगी? नीचे की ओर। ठीक, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का क्या बन गया बच्चों? डायरेक्शन बन गया। अच्छा लग रहा है ना? ठीक, समझ गए? आओ उसमें देखते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, फिर से कर्ल, करंट, ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल है, दिख रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? कर्ल लिखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर? ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर की ओर।
दिख रहा है ना, अच्छे से समझ में आया? आएगा भाई, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। चलो बना लो। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें नीचे, उसमें किधर की ओर? ऊपर की ओर। ठीक है भाई, चलते हैं आगे समझ। नेक्स्ट समझो। सपोज करो ये सर्कुलर जो करंट है, वायर है, ऐसे होता। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बनाइए जरा, बताइए सब लोग, कमेंट में लिखिए। बताया जाए। तो ये जो कर्ल है करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक भाई, ठीक। तो अब हम देखें कैसे करे जाए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो कैसे, ये करंट है, कर्ल, करंट किधर जा रही? इधर जा रही। जैसे हाथ फिट बैठे ना वैसे करंट किधर जा रही? नीचे। तो ये कर्ल हमारा ऐसे होगा कि नहीं होगा? थंब किधर आ? अंदर की ओर। देख लो, नहीं समझे? फिर समझो। ये करंट किधर है? नीचे की ओर। नीचे की ओर कर्ल जाएगा, अंगूठा किधर खुलेगा? अंदर की ओर। दिख रहा है कि नहीं? या तो ऐसे समझो, कभी पेंच टाइट किया, स्क्रू दे ऐसे करके टाइट करते हो, तो देखो जब ऐसे घुमाते हो तो स्क्रू किधर जाता है? अंदर की ओर जाता है। तो समझ जाओ, रोटेशन जिधर हो रहा है, रिजल्ट जिधर मिल रहा है, उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक। तो अगर हम स्क्रू लिए और करंट डायरेक्शन ऐसे है, तो ऐसे ही घुमाते हैं ना, देखो ऐसे घुमाते हैं, किधर गया स्क्रू? अंदर की ओर ना। तो समझ लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? अंदर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड। आ गया समझ में? अब चलो इसमें देखते हैं। पहले तो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। करंट ऊपर, करंट ऊपर, थंब किधर खुल रहा? बाहर। इसका मतलब डॉट आ गया। और चाहे तो क्या करो, ऐसे करो तो स्क्रू किधर निकलेगा? बाहर की ओर। तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड? डॉट। क्लियर हो गया ना? चलो चलिए भाई, अब हम आते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक। ये वायर था, ये डीएल लेंथ था, और आर डिस्टेंस पे किसी पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें करंट क्या थी? ये थी। और एंगल क्या बन रहा था? थीटा। अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ठीक। तो आप देखो, करंट ये दिख रहा है और पी पॉइंट उधर है। देखो क्या दिख रहा है? अंदर की ओर। तो इधर पी पॉइंट में अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? क्रॉस। समझ गए? अब चलो, अब देखो डीएल और आर के बीच अगर हम देखें तो थीटा डिग्री बन रहा है कि नहीं? इस थीटा को किसी तरीके लाना है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें तो हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म में पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ एक डायरेक्शन चाहिए जिसे हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। ठीक, आसानी से समझना हो तो यूनिट वेक्टर को अगर हम देखें, इसमें अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर हमारा कौन सा होगा? एक तो भाई डीएल जो हमारा एल जो छोटी सी लेंथ माने, ये हमारा एक वेक्टर होगा। ठीक, क्योंकि यही अगर देखें तो इसी पर डायरेक्शन है जिधर दिख रहा है, और एक आर होगा वेक्टर फॉर्म। तो सिंपल तरीका आपको बताता हूं, क्या करो। अगर हम यूनिट वेक्टर को देखते हैं तो यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई ऐसा कुछ था यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। जैसे हमने ए कैप लिखते थे तो हम क्या लिखते थे? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, उसी का ऐसा लिखते थे ना। तो अब हम यहां पे भी आ जाते हैं। तो अगर हम एन कैप लिखते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा चीज, या इतना काम झाम ही ना पालो, तुमको आसानी से समझाता हूं। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, ऊपर आर और नीचे आर मल्टीप्लाई कर लो। समझ गए? ठीक, अब देखो एक काम कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। इतना लिख लोगे कि नहीं? लिख लिए। चलो
अगर मैं बोलूं कि ए बी साइन थीटा लिखा हो तो इसका क्या मतलब है, तो कहोगे ए क्रॉस बी। ठीक, तो यहां क्या दिख रहा है, ए बी साइन थीटा। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, ए क्रॉस बी। तो डीएल क्रॉस क्या बोल सकते हैं, आर। हो गया कि नहीं, देखो वेक्टर फॉर्म आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, लिख लो। और हमें यह समझ में आ गया थीटा किसके बीच का एंगल है, डीएल और आर के बीच। तो हम थीटा के बारे में लिखें तो लिख देंगे एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ठीक, लिख लो। तो वेक्टर फॉर्म बच्चों समझ में आ गया हमें सारी चीजें। अब आपको थोड़ा सा ये बता दूं, जैसे हम लोग करते नहीं थे भाई, ए क्रॉस बी स्क्रू रूल लगाते थे, याद होगा क्लास 11 में। बहुत सर पुरानी बात है, सब भूल भाल गया है, समझ में नहीं आता, शायद भूल गया है ना। ठीक है, भूल जाने दो। अपन करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया ना समझ में। ठीक, चलो उतने से पेट भरो, आंसर आएगा। चलो वेक्टर फॉर्म दिख गया मैं इसका। चलिए भाई अब हम आगे चलते हैं, अगली हेडिंग डाल लो कुछ। अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, लिख लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। हेडिंग डाल लीजिएगा डेरिवेशन, सबसे पहला डेरिवेशन। चलो भाई, अब हम एक स्ट्रेट फाइनाइट डिस्टेंस का लेते हैं, वायर लेते हैं, और इसके कारण किसी पी पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों एक बार मैं बता रहा हूं, बहुत आसानी से आएगा, ध्यान से बस समझ लो बस। ठीक, ये पूरा वायर है और इस वायर के सराउंडिंग में क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और भाई जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती जाएगी, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। चलो देखते हैं, शुरू कर दें, देखा जाए। चलो भाई, बायोसेवर्ट ने करंट एलिमेंट की बात की थी। ठीक, तो अब कैसे करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, इंटीग्रेशन यहाँ इस्तेमाल करना। मान लेते हैं अल्फा डिग्री बन रहा है, यहाँ से ये कितना डिग्री बनना है, बीटा, छोटा सा लिख लेते हैं, कई फिगर आएंगे ना। एक काम करते हैं, चलो तो ऐसे ही लिख, दूसरे हम मार्कर से लिख देंगे, आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो चीज़ें। तो चलो हम क्या करें, एल लेंथ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करें, डीएल, जिसके कारण ये कितनी डिस्टेंस पे मान लेते हैं, आर डिस्टेंस पे। इस डीएल के कारण उस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं और उसको अल्फा से लेकर बीटा तक इंटीग्रेट कर देते हैं, पूरा वायर कंसीडर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सरल है ना तरीका। फिर से समझे, इस छोटा सा जो एलिमेंट है इसके कारण पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और उसको अल्फा से बीटा तक इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा पर्पस सॉल्व, पूरा वायर कंसीडर। मान लेते हैं ये एंगल कितना बन रहा है, फाई। कितना एंगल बन रहा है, फाई, और डीएल और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। और ये अगर हम बात करें तो कितना है, 90। देखते चलो, तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 90 माइनस 5। समझ गए। चलो अब सबसे पहले बायोसेवर्ट लॉ लिख लो अपना। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल कंसीडर किया था साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, किसके, डीएल और आर। तो डीएल और आर के बीच का एंगल देखो कितना है, 90 माइनस 5। और कितने डिस्टेंस पे देख रहे हो, आर डिस्टेंस पे। हो गया, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओगे, इतनी आसानी से आएगा ये डेरिवेशन। ठीक, आइडियल इसको क्या बोलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और नीचे आर स्क्वायर। अब बात आती है, इतना हम समझ गए, अब बात आती है इंटीग्रेशन की। ठीक, चलो इतनी चीज समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया तो कमेंट में लिखो जरूर। अब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो देखिए हमारे पास अब इंटीग्रेशन के लिए हम कैसे दिमाग दौड़ाएंगे, ध्यान से समझो दिमाग कैसे। यहाँ पे डीएल भी है और फाई
है कि नहीं है? जैसे जैसे हम भाई अगर देखो ये अगर यहाँ पे करंट एलिमेंट होता तो ये थीटा कुछ और होता ना, यहाँ पे होता तो ये थीटा कुछ और होता, तो वेरिएबल तो ये भी हो गया। और जैसे जैसे हम पूरा वायर लेंगे तो वेरिएबल ये भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो एक काम करते हैं, पूरा का पूरा फिगर एक ही टर्म में क्यों ना कन्वर्ट कर लें, या तो फाई के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको पूरा इंटीग्रेट कर लेते हैं। नहीं समझ में आया? चलो देखो समझ में आएगा। इतना लिख लोगे ना, इतना लिखने के बाद साइड में चीज़ों को हटाना, कांस्टेंट टर्म लानी पहले तो देखो सबसे पहले cos फाई लिखो, जो मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखना, cos फाई। इस पूरे डायग्राम में cos फाई की वैल्यू बताओ। ये फाई है ना, फाई के बगल ये क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम r को देखें तो r इज इक्वल टू a अपॉन cos फाई, और चाहे तो sec फाई लिख सकते हो। देखो ध्यान से, r को ऊपर के cos फाई नीचे, तो 1 अपॉन cos फाई sec फाई होगा कि नहीं? तो हमें सबसे पहले r की वैल्यू पता चल गई, r को हम हटा लिए और cos के टर्म में ही sec भी ला सकते हैं। इतनी चीज क्लियर, पहली चीज हो गई। जैसे बता रहे हो वैसे करोगे, हमेशा इजी टू इतना आसानी सॉल्व होगा ना कि सोच नहीं सकते। दूसरा चीज, हमको dl हटाना है। क्या हटाना है? dl। तो dl कैसे हटाएंगे? l लेंथ ले लें, ट्राइंगल का पार्ट है, l लेंथ ले लें, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो यहीं पे करते हैं। अगर हम l लेंथ देखें तो कैसे आएगा? तो l tan लगाएंगे तो ही है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, तो l अपॉन a हो जाएगा। ठीक, तो l को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a tan फाई लिख लें। अब हम यहां से dl पा लेंगे। पूछो कैसे? आप कुछ लोग कहोगे सर इसको डिफरेंशिएट मार दीजिए, तो l का डिफरेंशिएशन dl हो गया, और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर फाई, और फाई का डिफरेंशिएशन d फाई। ठीक, इतनी चीज हम कर लिए, ये दोनों चीज कर लिए, आंसर तैयार है। चलो म्यू नॉट, सारी वैल्यूज यहां रखो। dl की वैल्यू कितनी है? a sec स्क्वायर फाई d फाई, और आगे क्या लिखा है? cos फाई। बस यही एक बड़ा टर्म है, बाकी आपका सॉल्व हो गया। r की वैल्यू देखो वो लिखी है, a sec फाई लिखा है ना। ठीक, और स्क्वायर लगाए तो ये पूरा स्क्वायर हो जाए, क्योंकि नीचे r स्क्वायर है। ध्यान से, एक a से a कटा तो एक a बचेगा। sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई दो कट गया ना, d फाई और cos फाई आ गया। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। ठीक, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? अल्फा से बीटा। ऊपर का एंगल हम पॉजिटिव टेक करेंगे और नीचे का एंगल हम कन्वेंशनली नेगेटिव टेक करेंगे। ठीक, चलो हो गया। इसका इंटीग्रेशन b हो जाएगा। देखो कांस्टेंट जो टर्म है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लो। म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट ही है, नीचे से a मिलेगा वो भी कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन अंदर देखें तो कितना है? cos फाई बचेगा देखो, और d फाई है। ठीक, और कहाँ से? माइनस बीटा से अल्फा। ठीक, इतनी चीज क्लियर। हम डायग्राम थोड़ा मिटा दे बच्चों। चलो डायग्राम मिटा रहे हैं। ठीक, चलिए डायग्राम मिटा दिए। अब क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन। या तो फाई लगा हुआ है, माइनस बीटा से अल्फा। अब क्या करें? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कुछ कठिन था? नहीं था। अपर लिमिट रखे, माइनस लोअर लिमिट रखे, लोअर लिमिट माइनस बीटा है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस आगे आ जाएगा। तो कितना हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये आपका रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट अगर देखें तो कैसा था? क्रॉस था। लिख लीजिएगा। समझ में आ गया? नोट कर लो। अब कुछ रिमार्क देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या देख लेंगे? रिमार्क। सबसे पहला रिमार्क देखो, ये वायर है, मान लीजिए ऊपर से भी उतना ही एंगल बन रहा हूं। कितनी लेंथ है? ए है, बहुत से बुक में डी भी लिखा रहता है। ऊपर से एंगल नीचे से एंगल बराबर बन रहे हैं। मान लो कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी?
मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 और बीटा की वैल्यू भी कितनी है 30। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन 30 1/2 साइन 30 1/2 1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ना, लिख लो पहला रिमार्क। दूसरा रिमार्क, मान लीजिए ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होती, ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होती और पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी होती। क्या लिख लें भाई, अल्फा और बीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें, ध्यान से देखो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया, आई अपॉन ए हो गया। अब बात आती है कि अल्फा और बीटा क्या बनेगा। देखो बच्चों ध्यान से समझो तो एक बार में आ जाएगा, मैं समझा रहा हूं ना अच्छे से। ये वायर दिख रहा है, मान लो ये पी पॉइंट है, तो ऊपर अल्फा नीचे बीटा बनना है। अगर ये वायर सपोज करो बहुत बड़ी हो जाती, तो ये जो पी पॉइंट है आपको कहाँ दिखता है, नियर अबाउट दिखता, ऐसा परपेंडिकुलर दिखता कि नहीं दिखता, नहीं समझे। देखो ये वायर है, छोटा सा वायर है, तो पी पॉइंट यहाँ दिख रहा है, अल्फा बीटा बन रहा है। अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होती, अब यहीं पे खड़े रहो, ये वायर बड़ी हो जाती, मान लो तुम यहाँ से देखते, तो वो पी पॉइंट तुमको ऐसे थोड़ा सा वर्टिकल दिखता, और ऊपर होता तो ये तुमको ऐसे सीधा दिखाई देता। तो जब भी इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा ना, तो तुमको ये क्या दिखाई देगा, π/2 और ये π/2। तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 हो जाएगा और ये साइन 90। ठीक, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, साइन 0 0 साइन 90 1। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए 1 + 1। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 + 1 2i बाई ए। समझ गए, आ गया समझ में, लिख लो। आगे चलते हैं। मान लो आधा पोर्शन हटा देते, तब क्या होता, आधा वायर होता, तो आधा पोर्शन हटाते तो आधा इधर से भी हटा दो। जब आधा इधर से हटाओगे तो ये भी खत्म हो गया, तो इस 2 की जगह क्या बचेगा 1। एक और रिमार्क लिख लीजिएगा। ठीक, समझ गए भाई लोग, अच्छे समझ में आ गया। चलो अच्छे से आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये रहा बच्चों बायो सेवर्ट लॉ में एक डेरिवेशन मैंने करा दिया। अगला वीडियो प्रॉब्लम का होगा, जल्द ही लेके आते हैं। जैसा भी हो समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लिखा जरूर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।